ये देखिए यूपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग नियोजन, सेकंड इज टाइप ऑफ रिसोर्स, ठीक है, किस किस तरीके के प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी कि हम एक को क्वांटिटेटिव वे में देखते हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को हम ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। ग्रोथ फिजिकल फॉर्म में देखते हैं और डेवलपमेंट ओवरऑल देखते हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम जब पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हम वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रख के थोड़ा बताऊंगी मैं उसके बारे में। तो फिर फिफ्थ चैप्टर कौन सा है आपका, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशन वाली समृद्धि। गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा। ये गवर्नमेंट बजटिंग में बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमें करनी चाहिए अगर हम यूपीएससी के एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं। तो ये तो छोड़ ही नहीं सकते हैं गवर्नमेंट बजटिंग। आप देख ही रहे हैं बजट से रिलेटेड चीज़ें 2017 से कितनी चेंज होती जा रही हैं, तो वो चीज़ें भी हमें समझने की ज़रूरत है। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, भूमि सुधार आंदोलन कितने आए हमारे उसमें, तो लैंड रिफॉर्म को हमें देखने की ज़रूरत है। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि उसकी उत्पादकता, कृषि की भूमि की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और साथ ही साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया जाए। तो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी एक टॉपिक है, तो चलिए इसको एक बार अच्छे से डिटेल से हम देख लेते हैं। प्लानिंग, ठीक है, नियोजन। तो प्लानिंग नियोजन में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। एक रूपरेखा मिलती है हमें किसी चीज़ की प्लानिंग करने से, एक फ्रेमवर्क तैयार होता है हमारे माइंड में कि हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप सिलेबस पे जाएंगे, है ना, और 10 ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन किस किस पार्ट में से आ रहे हैं वो चीज़ें देखेंगे। तो इसका मतलब आप अपनी प्लानिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, आप अपनी चीज़ें जुटाएंगे, ठीक है। आपको किस किस तरीके से आपका माइंड में एक फ्रेम क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से चलना है, तो वो हमारा वो चीज़ क्या होती है, प्लानिंग ही होती है। तो ऐसे ही सरकार है, ठीक है, सरकार को एक बड़े लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, वो बिल्कुल वो प्लान बनाएगी। उसके लिए हम अब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो सरकार ने एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट बैठे, जिसमें से पीसी महालनोबिस को काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें ये हम पढ़ेंगे, जब हम प्लानिंग पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें से पंचवर्षीय योजनाएं सरकार लेके आई थी, इसका एक ढांचा लेके आई थी। फिर पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी अच्छे से एक एक चरण में, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ चीज़ों को कवर करते हुए चलती गई थी। अब काफ़ी ब्रॉड लेवल पे प्लानिंग होती है, तो ये चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग के टाइप भी दे रखे हैं। फर्स्ट आपको क्लियर है कि डेफिनेशन एंड नीड फॉर प्लानिंग, तो प्लानिंग की आवश्यकता क्यों, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, भाई कार्य करने के लिए पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। फिर हम बाद में देखते हैं कि जब हम गवर्नमेंट जब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देती है, तो उसके बाद देखती है क्या शॉर्टकमिंग्स क्या है, प्लानिंग में क्या क्या कमी रह गई थी, हमें और किस किस क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आते हैं इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ठीक है। तो इसमें इस पार्ट में इसमें देखा जाता है कि प्लानिंग कैसे हो रही है, किस किस क्षेत्र में कहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ पे भी सरकार क्या करती है, ध्यान देती है कि किस सेक्टर में कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये 3 तरीके से मतलब प्लानिंग उसकी करती है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। प्लानिंग के उद्देश्य बिल्कुल विकास ही है। प्लानिंग क्यों करती है सरकार, ताकि विकास हो, ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से प्लानिंग के ये उद्देश्य रहते हैं। इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री, पंचवर्षीय योजनाओं की का इतिहास, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो इंडियन प्लानिंग की क्या क्या टेक्निक है,
तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। पहली पंचवर्षीय योजना को कृषि संबंध से संबंधित की गई थी, तो और भी धीरे सेकंड में कुछ और ऐड हो गया, थर्ड में कुछ और ऐड हो गया। तो ऐसे ऐसे हमारी प्लानिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता गया समय, तो वैसे वैसे हमारी चीज़ें विकसित होती गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें इंक्लूड करनी शुरू कर दी, सब तरीके के लोगों पे, हर वर्ग के लोगों पे ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि हम जब 1947 में आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद से आपको पता है अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई थी। और बहुत चीज़ें परेशान करने वाली थी सरकार को, और हम एक तरफ से चाइना से और एक तरफ से पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। तो आप जानते ही हैं कि दोनों युद्ध भी हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसका प्रभाव इंडिया के विकास पे पड़ा। 1980 तक विकास बहुत लिमिटेड रहा। उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने कर्जे ले लेके भारत के ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया। फिर आते हैं, ये मैंने अभी बात की है टेक्निक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग की। फिर देखते हैं अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले हम प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि अचीवमेंट कितनी हुई है और हमारे प्लानिंग के फेलियर क्या क्या हैं। तो ये चीज़ें देखते हैं कि हमें किस जगह पे काम करने की ज़रूरत है। फिर एक नया बजट और एक नई उम्मीद लेके आते हैं। शॉर्ट कमिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो क्या क्या कमियां रही हैं। तो देखिए, हर प्लानिंग की थोड़ी बहुत कुछ कमियां तो रहती है। इतने विस्तार से सरकार काम करती है और पूरे जोश के साथ काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खामियां तो रह ही जाती हैं। फिर वो अपने उसी हिसाब से फिर वो अपना क्षेत्र चुनते हैं कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से प्लानिंग होती है। नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में भी अभी हमने पीछे डिस्कशन किया। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज हमें आगे प्लानिंग करने के लिए पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास संसाधन पर्याप्त होने चाहिए। ठीक है, संसाधन पर्याप्त तो होते नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, संसाधन सीमित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम संसाधन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो संसाधन जुटाने को क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। हम संसाधन जुटाते हैं। ठीक है, फंड्स को गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा होता नहीं है, वो अरेंज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स किस में कवर होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके प्लानिंग में कवर होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये चीज़ें समझ पाएंगे तभी तो ना आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्सेज के बारे में हमें पता है, ठीक है, लिमिटेड होते हैं। नीड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है, सरकार के पास एकदम फंड तो नहीं है रखे रहते, वो भी अरेंज करती है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी सरकार लेकर आती है ना, अपने आय के स्तरों और टैक्स की दरों में नियंत्रण लाने के लिए वो कुछ पॉलिसीज लेकर आती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिस्कल पॉलिसी आप कह सकते हैं, ये भी एक बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट का, बहुत चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। तो रोल ऑफ, फिर नेक्स्ट आते हैं, तो नीड फॉर, यहाँ पे लिखा है नीड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है संसाधनों को जुटाने की। फिर देखते हैं रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल सेविंग मतलब बचतें और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। तो सेविंग, और ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में हम इसे कवर करेंगे। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसी अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं, तो उसमें वो देखा जाएगा। मैं आपको वो बहुत अच्छे से इसका क्लियर करूँगी। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट, निवेश तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियों में निवेश करती है, विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों में निवेश करती है। तो ये हमारा क्या है, ये अर्थव्यवस्था, इससे हमारे पास एक फंड में भी एक रहता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी, फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके भी आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। फिर इसके बारे में हम और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक रहते हैं, ये भी एक दूसरे से बहुत चीज़ें लिंक करती हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, इसीलिए इसको समझना इतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें, बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसको हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए।
गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो टैक्स लगाती है उसके जो रिवेन्यू आते हैं और जो दूसरे देशों को दे रखा होता है उधार, वो वापस होता है। और गवर्नमेंट के कई तरीके से निवेश, गवर्नमेंट भी निवेश करती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो वहाँ सारे जहाँ से भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट वहाँ से फंड रेस करती है, ठीक है। तो और हमारे और एक नीति रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, ठीक है, मौद्रिक नीति रहती है, जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, पैसों की आपूर्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है। मनी सप्लाई कई बार ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी मनी सप्लाई को कम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, इस तरीके की चीज़ें रहती है, जो आरबीआई के हाथ में, केंद्रीय बैंक के हाथ में होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ये भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ने को मिलेंगी, तो वो पार्ट आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा और मेरे साथ एनसीईआरटी के बैच में कंटिन्यू रहिएगा। बैंकिंग सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया था, आरबीआई का एग्जांपल दिया था कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कभी मनी सप्लाई ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक पे, तो कभी मनी सप्लाई को कम करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है, तो उसके हिसाब से वो आरबीआई सब फैसले लेती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है आपको। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, ये अच्छे से करने वाले टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक्स हैं ये। एक्सटर्नल सोर्सेज, ये भी इसी से रिलेटेड है। और पब्लिक बारोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो ये सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम विस्तार से करेंगे। इसमें बहुत सारे वो रहते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह आप देखते होंगे ना, उसी टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रहते हैं, और कैपिटल मार्केट में कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो तो ये एक अलग ही टॉपिक रह जाता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो जब हम करेंगे वो हम बहुत अच्छे से विस्तार से करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक रिसोर्स है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज करना है, गवर्नमेंट को फंड लेके आना है अपने पास। तो ये चीज़ें हमें मेन इसकी देखने की ज़रूरत है। करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स में के न्यूज़पेपर, आप हिंदू न्यूज़पेपर में से भी आपको इसका बहुत अच्छा मटेरियल लिखने को मिल जाता है, और रिसोर्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं, चैलेंजेस इन मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, सरकार को पैसा घर में थोड़ी ना रखना है, डेवलपमेंट पे ही तो लगाना है, तो वो लगाती है डेवलपमेंट पे लगाने के लिए उन्हें फंड चाहिए। वहीं सब कभी मनी मार्केट से, कैपिटल मार्केट से, इस तरीके से गवर्नमेंट अपने फंड क्या अरेंज करती है, ठीक है। तो ये है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इसमें ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो ये आप देखिएगा, है ना। तो आप अपने माइंड मैपिंग कर लीजिए, आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मटेरियल कवर करना है, मेरे साथ साथ चलते रहिए। फिर आते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो ये भी हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पढ़ा था। तो ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर की थी, डिफरेंसेस एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल, मैंने आपका डिफरेंस स्टार्टिंग में ही अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है। ग्रोथ को आप फिजिकल क्वांटिटी में मापते हो, एक क्वांटिटेटिव वे में मापते हो, और डेवलपमेंट को आप ओवरऑल देख के चलते हो, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, हर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, बोथ। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक ये तो सारा ऊपर वाला ही सेम है जो मैंने आपको बताया था, ये दो पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या क्या लिमिटेशंस है, तो वो चीज़ें हैं इसमें। ग्रोथ तो आपको पता ही है, क्वांटिटेटिव वे में मापी जाती है, क्वालिटेटिव वे में ग्रोथ नहीं मापी जाती, वो तो डेवलपमेंट मापा जाता है। फिर आते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या डायमेंशन होते हैं, डेवलपमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे मतलब कैसे आता है, ठीक है। हर शेप डेवलपमेंट का अपना ही ब्रॉड पेरिफेरी है डेवलपमेंट की, तो वो हम पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें मैं आपकी, जब एनसीईआरटी भी आएंगे तो ये चीज़ें मैं आपकी कवर करूँगी हर चैप्टर में। ये दोनों चीज़ें आपको दी गई, ग्रोथ डेवलपमेंट 9 to 12 क्लास में, तो ये चीज़ें मैं आपकी क्लियर करती जाऊँगी।
फिर मेजरमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। एनसीईआरटी में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज़ को। अप्रोचेस टू डेवलपमेंट एंड चैलेंज टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंज है, गरीबी कह सकते हैं आप चैलेंज है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें उसमें देखेंगे, वो सारे टॉपिक आपके 9 to 12 क्लास की एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगे। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए, ठीक है। हमने चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम इकोनॉमिक्स का, तो चैप्टर 1 में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का पढ़ रहे थे पालमपुर वाले किसानों की, कि क्या क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। बहुत भूमि जो जिसके पास भूमि है वो ये भी चाहता है कि भाई मैं डेयरी फार्मिंग भी करूं, जिसका गुजारा भूमि से नहीं चलता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कई तरीके से होती है। देखिए नेचर क्या है इसका, वो देखते हैं कि किस जगह पे किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। रूरल में कैसी होनी चाहिए, अर्बन में क्या होनी चाहिए, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। बहुत लोग क्या मैं एक हमने और टर्म्स पढ़ी थी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल वाले में। तो वो चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट भी किस तरीके का होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड में बोलते हैं संगठित व असंगठित, ठीक है। फिर आते हैं टर्म रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को लेके कौन कौन से टर्म्स मतलब लिए जाते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे इसमें। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से मिल रहा है लोगों को, वो चीज़ देखी जाती है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्वालिटी किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट की, ये नहीं है कि भाई बहुत पढ़े लिखा लोग झाड़ू लगा रहा है बाहर, ठीक है, तो बर्तन मांज रहा है घरों में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो इतनी बुरी स्थिति किसी की भी ना आए। तो ये चीज़ देखेंगे इसमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है क्या, जो इंसान जिस लायक है उसको उस लायक का काम मिल रहा है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि लोग बहुत पढ़े लिखे को भी रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या कारण है कि भाई एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिल नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए हमें देखनी है कि वो कौन से कारण है जिससे एम्प्लॉयमेंट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसी चीज़ को गवर्नमेंट स्टडी करती है, फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी हो गया रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। वर्कफोर्स को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होती है कि कैसे आप इस लायक हो कि आपको रोजगार मिले। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यही मैंने आपको अभी बताया। फिर गवर्नमेंट बैठी है देखने के लिए कि क्या कारण है जिससे की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं वो लोगों को, कॉजेज ऑफ लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसी से रिलेट करते हैं, इसी पॉइंट से। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इनिशिएटिव लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इसकी गवर्नमेंट अब जब अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या लेके आएगी, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आएगी, ठीक है, ताकि आपको उसमें रोजगार मिल सके। फिर आते हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या आयाम है, मतलब क्या, और ये कैसे इन मुद्दे हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, देखेंगे ये मुद्दे। वैसे तो ये करंट का ही पार्ट रहता है, डेफिनेशन एंड एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ग्रोथ में सबको ही हमें इंक्लूड करके चलना है ना, सबको साथ लेके चलना है। जैसे हमारे मोदी जी का बड़ा फेमस डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास, बहुत बढ़िया बात है, सबका साथ सबका विकास। हम सभी देश के सभी वर्गों को अपने साथ लेके चले, ठीक है। डेफिनेशन एंड एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चले। नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, जी बिल्कुल, समाज हमारा है, देश हमारा है, तो हमें सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ज़रूरत है इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि सभी सेक्टर्स में से एक अच्छी ग्रोथ हमारी निकल के आए। तो ग्रोथ आएगी, ग्रोथ कुछ लंबे समय तक सरकार अच्छा काम करती है तो ग्रोथ एक लंबे समय तक मेंटेन रह पाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट, विकास। फिर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या क्या इंडिकेटर है, देखिए
इंक्लूसिव ग्रोथ में लोग अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके पास पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटी है, ठीक है, एजुकेशन अच्छी वो ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कुछ इंडिकेटर है, दिखा देंगे कि हाँ ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ दिख रही है। कृषि में ग्रोथ दिखती है तो पता चल जाता है भाई हाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है। चैलेंजेस इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है, पॉवर्टी है, ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही, और भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मटेरियल करंट से भी मिल जाएगा और अपनी एनसीईआरटी और इग्नू वगैरह के नोट्स में से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 12th 5 ईयर प्लान एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इस पे भी लेके ये भी एक ब्रॉड चीज़ है। जब हम 5 ईयर प्लान करेंगे तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो ये आपका जो भी टॉपिक है वो आपका करंट और एनसीईआरटी से दोनों से कवर हो जाएगा। फिर आते हैं गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसे आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। देयर इज नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। बजट का सिनेरियो आप देख रहे हैं 2017 से काफ़ी चेंज हो रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, तो ये सारे हम जब बजट करेंगे 12th क्लास का एनसीईआरटी में तो हम वो सारा बहुत डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। चेंजेस इन बजटरी प्रोसेस इन 2017, ठीक है, आई टोल्ड यू। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट रिडक्शन, ठीक है, डेफिसिट बोलते हैं ना, घाटे का बजट आया इस बार, FRBM एक्ट, ये भी हम विस्तार से करेंगे। एंड अदर टाइप ऑफ बजटिंग, लैंड रिफॉर्म भी हम एनसीईआरटी में से ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म मैंने आपको जैसे बताया भूमि सुधारों के बारे में, तो भूमि सुधार के अधिनियम क्यों लाए गए थे, भूमि की उर्वरकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और सोशल जस्टिस को एंश्योर करने के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। तो कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड रिसेंट इनिशिएटिव, ये आपको करंट से पता चल जाता है। आप इसे ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चलिए अभी तो इतना मैंने डिस्कस कर लिया है। ये लैंड रिफॉर्म के बाद वाला जो टॉपिक है वो मैं आपसे कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।